हेलो क्लास 10 एनालिसिस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि कल हम कर रहे थे टॉप 10 क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इस समय सीरीज़ स्टार्ट की है। जितने भी MCQ हो सकते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मार्च में ख़त्म कर दूँ हर एक चैप्टर के, और फिर उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे अगले महीने नेक्स्ट मंथ, तो उस समय आपकी तैयारी वैसे भी बहुत अपने टॉप पे चली जाएगी उस समय तक। ठीक है, आप दिन भर पढ़ोगे क्योंकि आपके पास अभी तो टाइम है नहीं पढ़ने का, बट आगे मुझे लगता है कि आपके पास टाइम होगा कि अगले महीने आप अपने एक शेड्यूल के तहत अपनी पढ़ाई को करेंगे कंटिन्यू, जिससे आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो जब आप अगले महीने करेंगे ना, तो उस समय मैं टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ जो लेकर आया था उसी की तरह एक सीरीज़ लेकर आऊँगा। बट हो सकता है इस बार टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ ना लेकर आऊँ, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी थोड़े इंटरेस्टेड हो तो भैया काम करो अपने आप पे, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग फेल हो के आए हैं, कुछ लोगों की कोई और प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की और कोई दिक्कतें हैं। तो जब वो सारी दिक्कतों को फेस करके आए हो तो आपको उन दिक्कतों से ऊपर जाना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। येस यू डिज़र्व टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट, है ना। तुम्हें दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हाँ तुम डिज़र्व करते हो एक रेगुलर स्कूल में, रेगुलर कॉलेज में, ताकि जो गलती हो चुकी है उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ एक इसी के ऊपर की बात करूँ कि ठीक है भाई सिर्फ आपके यही महीना इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपके पास अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, एक प्रॉपर एग्ज़ाम का महीना और एक प्रॉपर ये चल रहा है अभी। ठीक है, अब इसमें भी कितने 20 तारीख हो ही गई है, तो 10 दिन ये रह गए। ठीक है, तो अब भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी क्लास को लेके इंटरेस्टेड नहीं है, तो कृपया करें आप इंटरेस्टेड हो जाइए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, पेपर का लेवल बहुत ऊपर है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम। तो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी हमने 10 क्वेश्चन कल की क्लास में कर दिए थे, और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो आप में से जिसने भी देखा हो और आपने उसका आंसर नहीं दिया था, तो अभी आंसर दे दीजिए, और मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको उस आंसर को करने के लिए। तो क्वेश्चन था हमारे सामने, कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ये मैंने आपसे पूछा था। बताइए, मैंने आपसे पूछा कि कौन सी गैस जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, एंड यू हैव 1 मिनट टू गिव द आंसर। गिव मी द राइट आंसर। थोड़ा पॉज आता है बीच में, पीछे कारण ये है क्योंकि थोड़ा रुक के बोलता हूँ मैं, थोड़ा सांस लेकर बोलना पड़ता है ना, क्योंकि देखो लाइव क्लास की बात अलग होती है, बट यहाँ पे जब बात आप PDF देख के पढ़ रहे हैं तो आप मुझे नहीं दे सकते मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। तो उसकी जो इसका आंसर है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जितने भी इसकी फुल फॉर्म भी बता रखी है वो बेस्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो CFCS बोलते हैं। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है सो डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको CFCS लिखना है। ठीक है, जो ये लिखा हुआ ना, इतना लिख दो बहुत है। चलिए, तो 10th क्वेश्चन ये था। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। 11th क्वेश्चन में है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या है मेन कारण, बताइए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है या क्या हो सकता है इनमें से। तो ऑप्शन है नेचुरल डिज़ास्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। अगला है ग्रीन गैसों की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उनकी वृद्धि, जो अभी हमने ऊपर बात की थी। उसके बाद हम देखते हैं सौर गतिविधि यानी सोलर एक्टिविटी। लास्ट है पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, यानी कि वही अर्थ के एक्सिस में चेंजेस या फिर जो भी परिवर्तन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप मुझे बताइए चारों में से कौन सा इसका बेस्ट आंसर है, बेस्ट एग्जांपल बताइए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यू शुड टेक टाइम बट गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप टाइम ले सकते हैं, एग्ज़ाम का आंसर ख़राब करने से बेहतर है इसे यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। चलिए, तो इसका जो आंसर है ग्रीन हाउस गैसों की प्रवृत्ति अभिनम। अभी हमने उसके ऊपर यही क्वेश्चन पढ़ा था और इसी से हमने आंसर भी निकाला था। तो मैंने वही कहा कि जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो ध्यान से आंखें खोल के देखा करें, ध्यान से समझा करें, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए,
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। चलिए, भूमध्य सागर की जलवायु की विशेषता। व्हाट कैरेक्टराइजेस मेडिटेरियन क्लाइमेट? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या क्या विशेषता हो सकती है? भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता हो सकती है यहाँ पे बताइए। पहला तो ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, यानी कि सो मच रेन। हाँ, सो मच रेन क्या होता है यार? अत्यधिक वर्षा मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा, मतलब रेन होना बहुत ज़्यादा। अगला है ऑप्शन नंबर बी है शुष्क ग्रीष्म और नमी युक्त सर्दी। हाँ, ये भी ठीक है। चलो, हमेशा ठंडा तापमान। या फोर्थ है रेगिस्तानी परिस्थितियाँ। विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताओ भाई। रेगिस्तानी परिस्थितियाँ, विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन पूछ रहा है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की विशेषता क्या थी, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या थी? गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हमारे सामने ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्म और नमीयुक्त सर्दी। एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, या आप कॉन्सेप्ट समझ लो या फिर आप वो समझ लो कि एक ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि जो आंसर ज़्यादातर ऑप्शन बड़ा दिखेगा आपके में, वही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपके में बड़ा दिखेगा ज़्यादातर समय में, आपको दिखेगा कि वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, चक्रवात किस कारण से बनते हैं? आपने आंसर देख लिया कि नीचे? मुझे लग रहा है आपको आंसर दिख गया। चलिए, कोई बात नहीं, जिसको दिख गया बैठ कर, जिसको नहीं दिखा वो भी ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा है साइक्लोन किस कारण से बनते हैं? व्हाट कॉजेज साइक्लोन्स यानी चक्रवात किस कारणों से बनते हैं? ऑप्शन है समुद्र का तापमान बढ़ना, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि होना, ऑप्शन सी भूकंप आना, ऑप्शन डी हिमालय से आने वाली हवा है। विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चक्रवात किस कारणों से बनता है? अगर आप देखो चक्रवात का, तो अभी हम एक ही चीज़ है जो कि चक्रवात मतलब साइक्लोन का मतलब ये हो जाता है कि एक आपने बवंडर टाइप देखा होगा ना, वो समुद्र से बनता हुआ है, पानी से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, तो इंक्रीज इन सी लेवल कहाँ पहुँच गया? ये रहा, इंक्रीज इन सी लेवल, सी टेम्परेचर बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 13 का फोर्थ ऑप्शन है, मतलब सेकंड समुद्र का तापमान जो है ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है टुंड्रा जलवायु में कौन सा वनस्पति प्रकार पाया जाता है? टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा जलवायु में कौन सा वनस्पति प्रकार पाया जाता है, या फिर व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन टुंड्रा क्लाइमेट? बताइए। कल भी इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, टुंड्रा क्लाइमेट के ऊपर कल हमने बात की थी, थोड़ी बहुत डिस्कस किया था, ज़्यादा नहीं किया था। बताइए, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन टुंड्रा क्लाइमेट? ऑप्शन ए घास के मैदान, ऑप्शन बी विशाल वृक्ष, ऑप्शन सी छोटे पौधे, ऑप्शन डी छोटे पौधे के साथ काई भी है, और ऑप्शन डी है रेगिस्तानी कैक्टस। बताइए। ए घास के मैदान, बी विशाल वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी छोटे पौधे और काई, ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तानी कैक्टस। बताइए। टुंड्रा जलवायु के बारे में पूछा है, कौन सा वनस्पतिक प्रकार पाया जाता है? बताओ। चलिए, तो इसका जो आंसर है फिर से यहीं पे देख लो, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा, छोटे पौधे और काई दोनों के बारे में बात की जा रही है, तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कुछ हुजूर? और कुछ नहीं, चलो फिर यही ठीक है। देखो, फिर से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैटर ये नहीं करता कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप कितनी देर पढ़ाई को देते हैं, वो भी ईमानदारी से। मेरा मानना है कि अगर आपको एक बेहतर स्कोर करना है 80+, 85+, तो आपको पता है ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। आपको बस 2-2.5 घंटे भी, अगर 4 घंटे भी अगर आप पढ़ना,
ईमानदारी से, तो आप अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हैं, नो डाउट, कोई नहीं रोकने वाला बैठा तुम्हें। और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं अभी अभी 10 मिनट कर लेता हूँ, फ़ोन देख लेता हूँ, 10 मिनट फिर चलते हैं। अरे फ़ोन नहीं तो तुमको रोक रखा है, फ़ोन छोड़ोगे सब आ जाएगा। चलो भाई 15 है, किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर बर्फबारी होती है? Which climate experiences snowfall throughout the year? किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर बर्फबारी होती है? Which climate experiences snowfall throughout the year? जलवायु में बर्फबारी होती है, इसके बारे में बात कर रहा। तो चलो इसका जो आंसर देखते हैं, पहले तो ऑप्शन देख लो। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जिसे बोलते हैं, समशीतोष्ण के बारे में टेम्परेट होता है, टुंड्रा होता है, टुंड्रा भूमध्य सागर मेडिटेरियन। तो इसका जो आंसर है वो हम सब जानते हैं, चलो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा। ठीक है, समशीतोष्ण नहीं होता, समशीतोष्ण के अंदर कुछ जगहों पर ठंडी होती है। ठीक है, तो टुंड्रा के बारे में हमने शायद टुंड्रा पहले भी हमने 2-3 बार पढ़ दिया इस 20 क्वेश्चन में। तो टुंड्रा शायद डायरेक्ट आंसर भी था टुंड्रा, 1-2 में और भी है। समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? ठीक है, समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है, बताइए जल्दी, बताओ जल्दी। समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है, यानी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट? उच्च तापमान विविधता, मध्यम और स्थिर तापमान, अत्यधिक शुष्कता या बर्फबारी? विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी राइट, बताइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो यार मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे। मैटर ये कर रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैटर ये करता है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं आते इसके बाद में आ जाएंगे। पहले समझना जरूरी है। समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है, यानी समुद्र के आसपास के जलवायु की विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट? उच्च तापमान विविधता, मध्यम और स्थिर तापमान, अत्यधिक शुष्कता या बर्फबारी? पिछले साल का बैच जो था तुम्हारा ऑनलाइन, बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत सीरियस था। इस समय में मुझे लगता था सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत उन लोगों को मार्च में पड़ी थी। मार्च में मैंने बहुत वीडियोस डाली थी एंड दे वर लाइक सो एक्साइटेड टू गेट समथिंग न्यू। बट इस बार का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। चलिए तो आंसर बताइए। इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से जो होना चाहिए आपके समान, सबसे बड़ा ऑप्शन मॉडरेट एंड स्टेबल टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मध्यम और स्थिर तापमान। ठीक है, 17 है, किस जलवायु क्षेत्र में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं? बताइए सवाना घास के मैदान, किस जलवायु क्षेत्र में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इंग्लिश में बोलो, इन विच क्लाइमेट रीजन आर सवाना ग्रासलैंड्स फाउंड? इन विच क्लाइमेट रीजन आर सवाना ग्रासलैंड फाउंड? ऑप्शन है ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी टेम्परेट समशीतोष्ण, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीय पोलर, ऑप्शन डी डेजर्ट यानी मरुस्थल। विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी? चलिए तो इसका जो आंसर है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन जो है ना उसके अंदर सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। चलो, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बात की थी कल हमने, यानी विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? वी हैव टॉक्ड, हमने पहले इस पे बात कर दी है शायद कल परसों में। जरा बताओ। तो कुल मिला के सीन ये है कि आप प्रीवियस वीडियोस की रिवीजन करते हो नहीं करते, और अगर नहीं करते तो फिर मैटर ही नहीं करता कुछ भी। बताए, चलो मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो है हमारे सामने अंटार्कटिका से ज़्यादा ठंडा कुछ नहीं है। अगला, जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को कम करने के लिए कौन सा उपाय उचित है? विच इज़ एन एप्रोप्रिएट मेजर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन नंबर ए, अधिक जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वन की कटाई, नवीनीकरण ऊर्जा। अब फिर से देखो, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वही उसका आंसर है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग, सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड द लास्ट, कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देती है? बताओ भैया, ये भी होमवर्क में, क्योंकि कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट अभी भी एक चीज़ है कि आप पूरी वीडियो देख के चले जाते हैं, क्या आपको कोई डाउट नहीं होता? होना चाहिए, नहीं होता तो, है ना?
तो अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। ये आंसर लिख के जाना कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं देख लूँगा कैसा क्या करना है, ठीक है। बाकी नए सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।